the new subject Universal Human Values and Professional Ethics for second year students. So here today we are going to start unit number 1 which is Introduction to Value Education. So इस यूनिट में हम कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर कवर करेंगे. वो टॉपिक्स हैं अंडरस्टैंडिंग द नीड, बेसिक गाइडलाइंस, कंटेंट एंड प्रोसेस फॉर वैल्यू एजुकेशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, व्हाट इज इट, its content and process, natural acceptance and experiential validation as the mechanism for self-exploration, continuous happiness and prosperity, a look at basic human aspirations, right understanding, relationship and physical facilities, the basic requirements for fulfillment of aspirations of every human being with their correct priority, understanding happiness and prosperity correctly, a critical appraisal of the current scenario. फिर और नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे मेथड टू फुलफिल द अबव ह्यूमन एस्पिरेशंस, अंडरस्टैंडिंग एंड लिविंग इन हार्मनी एट वेरियस लेवल्स. सो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम आज के वीडियो में कवर करेंगे. ये होगा वन शॉट वीडियो, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरा यूनिट कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो हमारा पहला टॉपिक है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज. राइट, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, वैल्यूज और ह्यूमन वैल्यूज are the fundamental beliefs and principles that guide and influence a person's behavior, choices, and attitudes. Human value plays a crucial role in shaping individual and collective ethics, as well as in making decisions and forming relationships. So, ये क्या है, एक तरीके की बेसिक वैल्यूज होती हैं जो सब पे अप्लाई होती हैं, हर जगह अप्लाई होती है और हमें हेल्प करती हैं अपनी लाइफ को पीसफुली और हैप्पीली स्पेंड करने में. ये बेसिकली क्या होता है, अगर कोई भी पर्सन है तो उसकी क्या क्या वैल्यूज हैं, उसके अंदर क्या क्या फंडामेंटल बिलीव्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और वो कैसे एक पर्सन को गाइड करती है, कैसे उस किसी पर्सन को इन्फ्लुएंस करती है कि उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसके चॉइस कैसे होनी चाहिए, उसके एटीट्यूड कैसा होना चाहिए एक सोसाइटी के अंदर अगर पीसफुली एंड हैप्पीली लाइफ स्पेंड करनी है. तो इस वैल्यूज में क्या क्या आता है, पहला आता है ऑनेस्टी, हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए. देन आता है रिस्पेक्ट, हमेशा ट्रीटिंग अदर्स विद काइंडनेस एंड फेयरनेस, हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, अपने से सबकी रिस्पेक्ट करके चलना चाहिए. देन आता है कंपैशन, केयरिंग फॉर अदर्स एंड हेल्पिंग दोज इन नीड, सबकी केयर करनी चाहिए, जिसको भी जरूरत है उसकी केयर करनी चाहिए. लव एंड पीस, क्रिएटिंग हार्मनी इन रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिटीज, आपको प्यार से रहना चाहिए, शांतिपूर्वक रहना चाहिए अपने रिलेशनशिप्स में, या फिर आपकी जितनी भी कम्युनिटी है आपके आसपास, जहां आप किसी भी सोसाइटी में रह रहे हैं, सब लोगों के साथ अच्छे से रहना चाहिए, आपके भेदभाव अच्छे होने चाहिए, आपका रिलेशनशिप, आपका जो भी आपका एक तरीके से आपके जो नेचर है वो अच्छा होना चाहिए. देन आता है एग्जाम्पल, ट्रीटिंग एवरीवन विद रिस्पेक्ट whether they are rich or poor is a universal human values. अगर हम एग्जाम्पल देखें कि एग्जाम्पल क्या होगा यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का, तो एग्जाम्पल में क्या आएगा, सबको रिस्पेक्ट से ट्रीट करना इक्वली, चाहे बेशक वो रिच हो चाहे पुअर हो, ये एक आपकी बहुत बड़ी ह्यूमन वैल्यू है. ठीक है. देन आता है नेक्स्ट टॉपिक, वैल्यू एजुकेशन. वैल्यू एजुकेशन, तो वैल्यू एजुकेशन क्या होता है? द पार्ट ऑफ एजुकेशन दैट डील्स विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस पार्टिसिपेशन इन द लार्जर ऑर्डर एंड दस इंश्योरिंग इट इन लिविंग इज कॉल्ड एज वैल्यू एजुकेशन. तो वैल्यू एजुकेशन क्या कहता है, एक हमारा एजुकेशन का ऐसा पार्ट जो किस चीज से डील करता है कि आपका पार्टिसिपेशन क्या है, किस ऑर्डर में पार्टिसिपेशन है, उसको समझने के उसमें डील करता है, और उसमें क्या बताता है कि हमारी लिविंग लाइफस्टाइल कैसी है, और उसमें हमें हमारे अंदर क्या क्या वैल्यूज है, कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए, वो होती है वैल्यू एजुकेशन. राइट, आपके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए उसकी स्टडी को बोलते हैं वैल्यू एजुकेशन. It refers to a process of teaching and learning about the ideals that a society considers important. सोसाइटी जिन भी वैल्यूज को इम्पोर्टेंट समझती है उस टाइप की क्या होनी चाहिए, टीचिंग और लर्निंग की प्रोसेसेस होते हैं आइडियल्स के अंदर, कि टीचर्स लोग जो होते हैं वो पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स लोग लर्न करते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन सी होनी चाहिए वैल्यूज. It involves instilling moral values, ethical behavior, and a sense of responsibility in individuals to help them become good human beings and responsible citizens. अगर आपके अंदर वैल्यू होती है, आपने प्रॉपरली वैल्यू एजुकेशन ली है और आपके अंदर प्रॉपर वैल्यूज है, तो आपको एक गुड ह्यूमन बीइंग माना जाता है और आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होते हो टुवर्ड द सोसाइटी, टुवर्ड्स द नेशन. It is also known as moral or character education, is a form of education that focuses on imparting moral values, ethical principles, and positive character traits to individuals, typically in an educational or formal setting. अब इसको वैल्यू एजुकेशन को मोरल और कैरेक्टर एजुकेशन भी बोलते हैं.
सेम मीनिंग है। मोरली आपके अंदर मोरल वैल्यूज को इम्पार्ट करना, कैरेक्टर एजुकेशन, आपको एजुकेशन उस चीज की देना है कि आपका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, आपके अंदर क्या क्या एथिकल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, पॉजिटिव कैरेक्टर ट्रेट रहना चाहिए, ये सब. Then the primary aim of value education is to help individuals develop a strong sense of ethics, responsibility, and social awareness, which can guide their behavior, decision making, and interactions with others in a more constructive and ethical manner. अब वैल्यू एजुकेशन का मेन एम क्या है, सबसे प्राइमरी एम क्या है कि इंडिविजुअल्स की हेल्प करना. क्यों? टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एथिक्स, एक अच्छे एथिक्स को डेवलप करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल अवेयरनेस हो, जो कि कैसे उनको गाइड करे, कैसे उनके बिहेवियर में, डिसीजन मेकिंग के लिए, इंटरेक्शन करने में दूसरों से एथिकल मैनर में. ये होती है आपकी वैल्यू एजुकेशन. अब वैल्यू एजुकेशन हमने पढ़ी, तो इम्पोर्टेंस क्या है, वैल्यू एजुकेशन क्यों जरूरी है? वैल्यू एजुकेशन हमको क्या हेल्प करता है एक्सप्लोर करने के लिए इनर हैप्पीनेस, कि हम अंदर से कैसे खुश हैं, हैप्पीनेस क्या है, ठीक है. देन इनर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी में क्या डिफरेंस है हम आगे क्लियर करेंगे इसमें. तो ये है इनर हैप्पीनेस, राइट. देन आता है इट हेल्प्स अस टू बिल्ड अप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, हमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड अप करने में हेल्प करता है. इट हेल्प्स अस टू एक्चुअलाइज द पोटेंशियल व्हिच ऑलरेडी एग्जिस्ट विद इन अस. अब ऐसा होता है कभी कभार कुछ ह्यूमन बीइंग्स में ऑलरेडी काफी चीज करने का पोटेंशियल होता है, बट लेकिन वो अपने पोटेंशियल को पहचान नहीं पाते, अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं. तो वैल्यू एजुकेशन हेल्प करता है कि आपके पोटेंशियल, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है किसी चीज को करने का, उसको करता है. देन इट टीचेस अस टू बी इन हार्मनी विद सेल्फ, पीपल एंड नेचर. It reduces the feeling of jealousy and promotes brotherhood. It supports emotional and social growth, instills a sense of duty towards society and the environment. अब सोसाइटी और एनवायरमेंट के टुवर्ड्स आपकी कोई भी ड्यूटी है तो आपको आपके अंदर एक वो फीलिंग डेवलप करता है. Helps individual make ethical choices in different situations. Encourages student to differentiate between right or wrong. अब स्टूडेंट्स जो होते हैं बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली होता है कि वो लोग गलत डिसीजंस लेने के लिए ज्यादा, मतलब गलत डिसीजन ज्यादा जल्दी ले लेते हैं. तो वैल्यू एजुकेशन क्या करता है, वैल्यू एजुकेशन हमें सही और गलत के बीच में डिफरेंशिएट करता है. एनकरेजेस एम्पैथी, कंपैशन एंड एक्सेप्टेंस इन अ डाइवर्स सोसाइटी, राइट. ये थी आपकी इंपॉर्टेंस. अब आता है गाइडलाइंस फॉर वैल्यू एजुकेशन. अब वैल्यू एजुकेशन के लिए क्या क्या गाइडलाइंस है, राइट. वैल्यू एजुकेशन मस्ट बी इम्पार्टेड इन एन एफिशिएंट, value education must be imparted in an efficient manner and should follow widely valuable guidelines so that it is effective and useful for individuals with different sets of beliefs and worldviews. अब वैल्यू एजुकेशन के लिए गाइडलाइंस क्या है, वैल्यू एजुकेशन क्यों जरूरी है? वैल्यू एजुकेशन एक एफिशिएंटली मैनर में इम्पार्टेड करनी चाहिए, हर एक पर्सन के अंदर वैल्यू होनी चाहिए. हमें वैल्यू एजुकेशन आज के टाइम में बहुत जरूरी है, क्योंकि जिससे हम सब लोगों में वैल्यूज को इम्पार्ट करा सके, राइट. वो इफेक्टिव भी होगी, उन लोगों के लिए यूजफुल भी होगी जो जो सीखेंगे. सबके अलग अलग बिलीव्स हैं. अब क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं वो देख लेते हैं. पहला आता है यूनिवर्सल. whenever whatever we study as value education has to be universally applicable to all human beings and be true at all times and all places. This implies that it should not change depending upon section, creed, nationality and gender etc. It has to deal with universal human values. अब क्या होता है, वैल्यू एजुकेशन जो होती है वो यूनिवर्सल होनी चाहिए, मतलब वो जितने भी लोग हैं, चाहे वो इंडियन हैं, चाहे वो बाहर किसी कंट्री से हैं, या फिर वो मेल है, फीमेल है, स्टूडेंट है, ओल्ड है, कैसे भी हैं, वो सब पे एप्लीकेबल करनी चाहिए. कोई भी वैल्यू एजुकेशन वो सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए, सब टाइम पे सही होनी चाहिए. वो अपॉन द सेक्शन या फिर अपॉन द आपका जेंडर क्या है, नेशनैलिटी क्या है, उसके बेसिस पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए. ये क्या होनी चाहिए, यूनिवर्सली इक्वल होनी चाहिए. देन आता है रैशनल. इट हैज टू बी amendable to reasoning and not based on dogmas or blind beliefs. It should be open to address a related question. It cannot be a set of sermons or do's and don'ts. Rational में क्या हुआ, अब ये जो है हमारी वैल्यूज, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं होनी चाहिए कि ये हमें करना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए. इसमें क्या होना चाहिए, जितनी भी अगर हमें वैल्यूज बताई हैं कि ये वैल्यूज होनी चाहिए, तो उनके लिए एक रीजन होना चाहिए प्रॉपर कि हमारे क्या रीजन है, इसके पीछे ये ऐसी वैल्यू क्यों है. ये डायरेक्टली ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने ब्लाइंडली बिलीव कर लिया किसी के ऊपर तो हमने मान लिया कि ये वैल्यू है, नहीं. इसका हमारे पास प्रॉपर रीजनिंग भी होनी चाहिए. देन
आता है natural and verifiable. Value education must be natural and verifiable. It should be acceptable in a natural manner to all human beings so that it brings the natural order of happiness and contentment to the individual. If human values cannot be verified, then it will not create a sense of confusion whether following human values have some good livings or not. अब क्या हुआ, नेचुरल और वेरीफाइबल होनी चाहिए, मतलब नेचुरली एक मैनर में एक्सेप्टेबल होनी चाहिए हर ह्यूमन बीइंग के लिए, जिससे क्या हो, जिससे सब इक्वली रहे, और वेरीफाई होनी चाहिए. वेरीफाई कैसे होगी, अगर ये ह्यूमन वैल्यूज वेरीफाइड नहीं होंगी तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे कि ह्यूमन वैल्यूज ठीक भी हैं या नहीं ठीक है, तो ये वेरीफाइड होनी चाहिए प्रॉपरली. देन आता है आपका और आपके जो हम अभी पढ़ रहे थे, नेक्स्ट आता है आपका ऑल encompassing. The content of value education has to cover all dimensions of our living, thought, behavior, work, and understanding, as well as all levels of our living, individual, family, society, and nature existence. It is not merely an intellectual exercise or information transfer. All encompassing में क्या हो गया, आपका जो भी कंटेंट है वैल्यू एजुकेशन में, हम जो भी पढ़ेंगे वो सारे डायमेंशंस को कवर करना चाहिए हमारे ह्यूमन बीइंग्स के, चाहे वो थॉट हो, बिहेवियर हो, वर्क हो, अंडरस्टैंडिंग हो, और हमारे जितने भी रहने के तरीके हैं, जितने भी रहने के हमारे लेवल्स हैं, सबको ही हम सेटिस्फाई करना चाहिए, चाहे हम इंडिविजुअली रहते हो, एज अ फैमिली, एज अ सोसाइटी और एज अ नेचर, राइट. देन आता है लीडिंग टू हार्मनी. लीडिंग टू हार्मनी में क्या आता है, फाइनली. अब हम लास्ट टॉपिक हम क्या देखेंगे इसमें, फाइनली वैल्यू एजुकेशन हैज टू एनेबल अस टू बी इन हार्मनी विद इन हार्मनी विद अदर्स, राइट. Hence, when we live on the basis of these values, we start observing that it leads to harmony in us and harmony in our interactions with other human beings and the rest of nature. अब leading to harmony में क्या है, वैल्यू एजुकेशन हमें इस चीज के लिए एनेबल करता है कि हार्मनी हमारे अंदर भी रहे और हम दूसरों के साथ भी हार्मनी मेंटेन करके रखें, राइट. अब वैल्यू एजुकेशन हमने पढ़ा क्या होता है, क्यों जरूरी होता है, ये भी पढ़ा. अब कौन कौन से डायमेंशन होते हैं वो भी पढ़ लिए. अब हम पढ़ेंगे कि वैल्यू एजुकेशन के अंदर कंटेंट क्या होता है, हमें पढ़ाया क्या जाता है. द कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन, हमने ये पढ़ा वैल्यू एजुकेशन क्या है, कोई भी वैल्यूज की टीचिंग या फिर लर्निंग इज वैल्यू एजुकेशन, राइट. अब हम उस वैल्यू एजुकेशन में क्या टीच करते हैं, क्या लर्न करते हैं, वो क्या है, कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन. सो इट हैज टू बी अंडरस्टैंड human being. It has to be to understand human being, human aspiration, happiness, understand the goal of human life comprehensively, understand the other entities in nature, the innate inner connectedness, the harmony in the nature existence, and finally the role of human being in this nature या existence. अब इसमें क्या हुआ, कंटेंट हमारे वैल्यू एजुकेशन के अंदर क्या क्या आता है कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए. इसके अंदर आते हैं सारे डायमेंशंस एक ह्यूमन बींग्स के, जो हमने ऊपर अभी उसमें पढ़ा था, अब ये देखा था ना हमने, ऑल एनकम्पासिंग में सारे डायमेंशंस आते हैं, कौन कौन से, थॉट, बिहेवियर, वर्क, अंडरस्टैंडिंग, थॉट, बिहेवियर, वर्क, अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन. नेक्स्ट आता है इट कवर्स ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, वेदर इट इज इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेचर, एग्जिस्टेंस, यूनिवर्स, एवरीथिंग. अब प्रोसेस क्या है वैल्यू एजुकेशन का, अब हमें वैल्यू एजुकेशन अगर करनी है तो हमें कैसे कैसे करनी पड़ेगी, क्या प्रोसेस है उस चीज को करने के लिए, अब हम ये पढ़ेंगे. सबसे पहला आता है द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज हाउ दीज वैल्यूज आर टॉट एंड इंस्टिल्ड इन पीपल. प्रोसेस क्या हुआ वैल्यू एजुकेशन का, कि ये वैल्यूज आपको कैसे सिखाई जाती हैं और आपके अंदर कैसे इम्पार्ट की जा रही हैं, आपको आपके अंदर कैसे डाली जा रही है ये वैल्यू एजुकेशन, किसके थ्रू करी जा रही है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग बुक्स और अटेंडिंग लेक्चर्स बट ऑल्सो अबाउट रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस. सिर्फ बुक्स पढ़ने से या फिर लेक्चर्स क्लासेस में अटेंड करने से नहीं आती है ह्यूमन वैल्यूज. आपको कैसे आएंगे, आपको रियल लाइफ में भी उनको करना पड़ेगा, उनको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, देन आती है discussions and activities that help you to understand and apply these values in daily life. फिर the process of value education has to be that of self exploration and not of giving sermons, speeches or telling do's and don'ts. किसी और को ये बताने से नहीं आती है वैल्यू एजुकेशन के क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इवन खुद को एक्सप्लोर करने से आती है कि हमें ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसे वैल्यूज होनी चाहिए, ये खुद को एक्सप्लोर करने से आती है. इट इज अ प्रोसेस ऑफ नोइंग oneself and थ्रू दैट नोइंग एंटायर एग्जिस्टेंस. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप खुद को जान सकते हैं एंड उसके थ्रू आप देन पूरे एंटायर एग्जिस्टेंस को जानते हैं. Learning from people around you who display positive values like parents, teachers or community leaders
Example, if a teacher consistently showing respect for students, students are more likely to learn the value of respect by observing the teacher's action. अब क्या होता है प्रोसेस, वैल्यू एजुकेशन वही मैंने बताया कि जैसे ऐसे नहीं होता है कि आपने लेक्चर्स अटेंड कर लिए, बुक्स रीड कर ली, उससे आपको वैल्यू एजुकेशन आ गई. आपको वैल्यू एजुकेशन के लिए रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस करने होते हैं, डिस्कशंस करने होते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए जिससे आपको पता चले और या आपको ये वैल्यूज अप्लाई करनी चाहिए. देन आपको उन लोगों से सीखना चाहिए जो आपके आसपास हैं, जो पॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं, पॉजिटिव ट्रेट शो करते हैं, जिन आपको लगता है जिनके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज हैं. उनके साथ आपको क्या करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, जैसे कि आपके पेरेंट्स, टीचर्स, कम्युनिटी लीडर्स हो गए. अब जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं कि अगर आपकी क्लास में टीचर है, वो कंसिस्टेंटली आपको डेली आप जाते हैं, आपको रिस्पेक्ट शो करती है, रिस्पेक्ट शो करती है, देन ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स के अंदर भी बहुत जल्दी ये ट्रेट आता है कि वो रिस्पेक्ट सीखते हैं. कैसे? टीचर को ऑब्जर्व कर, right? Then using stories, fables or real life example to show how values can guide us in making the right decision. अब क्या होता है, स्टोरीज, फैबल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स को यूज करके भी आप सही डिसीजन बना सकते हैं. एग्जांपल के लिए क्या हो गया, रीडिंग अ स्टोरी अबाउट समवन हु हेल्प्ड अदर्स इन नीड टीचेस द वैल्यू ऑफ काइंडनेस एंड हेल्पफुलनेस. अब आपने अगर कोई स्टोरी सुनी कि उसको किसी को जरूरत थी एंड देन उसकी हेल्प करी जब भी उसको जरूरत थी, तो इससे आपके अंदर कौन सी वैल्यू आई, आपके अंदर एक काइंडनेस की वैल्यू आई कि आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो, राइट? देन आता है एनकरेजिंग पीपल टू टॉक अबाउट सिचुएशंस वेयर वैल्यूज कम इनटू प्ले एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन एक्सपीरियंसेस. अब पीपल्स को एनकरेज करना, उन सिचुएशंस के बारे में बात करना जहाँ पे वैल्यूज आती है रोल में, एंड जहाँ पे क्या होता है आप खुद के ही एक्सपीरियंसेस से दूसरों को एनकरेज करते हो, राइट? जैसे कि एग्जाम्पल क्या होगा, टीचर आपसे पूछ सकती है क्या आपको कभी खुशी हुई है किसी की हेल्प करके. तो इससे क्या होगा, जनरेसिटी के लिए वैल्यू ऑफ जनरेसिटी से मिल से लेकर एक डिस्कशन क्रिएट होगा, जिससे आप सभी क्लासेस में जितने भी लोग हैं सब लोग डिस्कशन करेंगे कि हमें ऐसा हुआ, सब अपनी अपनी स्टोरीज बताएंगे, अपने अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स बताएंगे. देन इससे क्या होगा, आपके अंदर एक जनरेसिटी की वैल्यू इंस्टिल होगी, राइट? देन आता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन. व्हाट इज इट? इट्स कंटेंट एंड प्रोसेस. अब सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है, ये क्या प्रोसेस है, उसका इसका क्या क्या कंटेंट होता है, ये देखेंगे, राइट? अभी हमने किसका देखा था, कंटेंट एंड प्रोसेस, वैल्यू एजुकेशन का. वैल्यू एजुकेशन क्या होती है, उसका कंटेंट, उसका प्रोसेस. अब हम देखेंगे सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होती है, उसका कंटेंट, उसका प्रोसेस. So, self-exploration is a process of seeing the truth about a reality on your own right, on our own right, by our own observation and investigation. Through this process, we understand the reality and our participation with it. Through self-exploration, we get the value of ourselves. For this, we need to start observing inside. The main focus of self-exploration is myself, the human being. Self-exploration क्या होता है? Self-exploration एक ऐसा process है जिसमें आप खुद के बारे में सच्चाई जानते हो, आप खुद की रियलिटी जानते हो कि खुद के लिए वो क्या है, आपकी खुद की ऑब्जर्वेशन क्या है, आप खुद के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हो. इस प्रोसेस से आप खुद की सच्चाई समझते हो कि क्या रियलिटी है, आपका क्या पार्टिसिपेशन है उसके अंदर. सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू आपको ये सब पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी वैल्यूज हैं, कितनी नहीं है. हम क्या करते हैं, खुद को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं. मेन फोकस क्या होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, आप खुद, द ह्यूमन बीइंग्स. In some simple words, self-exploration is getting to know yourself more deeply. It helps you make better decisions in life, understand your emotions, and act in a way that feels true to who you are. आप खुद क्या हो, आपको वो समझने में हेल्प करता है. अब कंटेंट क्या है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, कि हमें इसमें क्या क्या सीखने को मिलता है, वो देखेंगे. कंटेंट क्या है, सो पहला आता है, द कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन रेफर्स टू द एरियाज ऑफ लाइफ और द क्वेश्चंस यू थिंक अबाउट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. These are the aspects of yourself that you want to understand better. Here are some key areas to explore. अब कंटेंट में ऐसा क्या क्या आता है कि कंटेंट में क्या आता है, बेसिकली वो एरियाज कवर होते हैं जिसमें आप अपनी लाइफ के या फिर क्वेश्चंस करते हैं कि हमें इस प्रोसेस के ड्यूरिंग हम जो भी क्वेश्चंस करते हैं हम वो देखते हैं कंटेंट में. अब क्या आता है, पहला योर वैल्यूज. सबसे पहला कंटेंट क्या होगा सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, योर वैल्यूज. आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में, जैसे कि ऑनेस्टी, काइंडनेस, सक्सेस. एग्जाम्पल के लिए, यू माइट रियलाइज दैट यू वैल्यू हेल्पिंग अदर्स सो यू फील फुलफिल्ड व्हेन यू वॉलंटियर और सपोर्ट फ्रेंड्स, राइट? आपकी क्या क्या वैल्यूज हैं, आपके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हैं, ये आता है. देन आता है योर बिलीव्स. आपके क्या क्या बिलीफ है, आप किस में बिलीव करते हो, खुद में, दूसरों में, या फिर वर्ल्ड में. एग्जाम्पल के लिए क्या हो सकता है, यू माइट बिलीव दैट हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ सो यू टेंड टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट. आपको लगता है कि हार्डवर्क से चीजें ठीक होती हैं, हार्डवर्क से चीजें अच्छी होती हैं, तो आप हमेशा ही ट्राई करोगे कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट अपनी तरफ से डालो.
किसी भी स्कूल के वर्क में या फिर कहीं पे भी, राइट। देन आता है योर गोल्स। गोल्स में क्या आता है, व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन लाइफ, राइट। आपके गोल्स क्या क्या हैं, आपको लाइफ में क्या अचीव करना है, पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरीके से, राइट। एग्जाम्पल के लिए क्या आ जाएगा, यू माइट एक्सप्लोर वेदर यू वांट टू परस्यू अ करियर दैट पेज वेल और वन दैट मेक्स यू फील पैशनेट। देन आता है योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अब आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, आपके क्या क्या वीकनेसेस हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि आप किसमें अच्छे हो, किसमें आपको कहाँ पे आप स्ट्रगल करते हो। आपको ये चीज डिस्कवर करनी चाहिए कि आप खुद की आपकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, राइट। देन नेक्स्ट आता है योर इमोशंस। आपके इमोशंस कैसे हैं, जैसे कि आप ऐसा क्या है जिससे आप खुश हो जाते हो, क्या है जिससे आप गुस्सा होते हो, क्या है जिससे आप सैड हो जाते हो, स्ट्रेस होने लगता है आपको। यू माइट नोटिस दैट स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली मेक्स यू हैप्पी व्हाइल मिसिंग डेडलाइंस एट वर्क मेक्स यू स्ट्रेस, राइट। अगर आप फैमिली के से दूर हो, आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो तो आपको सैड फील होगा। आप अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आपको हैप्पी फील होगा। अगर आपकी कोई भी डेडलाइन है जो मिस हो रही है, होने वाली है आपके वर्किंग लाइफ में, तो आपको स्ट्रेस फील होगा, राइट। ये है आपके अलग अलग इमोशंस। नेक्स्ट आता है आपका प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, जिसमें हमें ये तो पता चला कि हमें क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या हमें पढ़ना है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, बट लेकिन अब सेल्फ एक्सप्लोरेशन हम करना कैसे शुरू करते हैं। The process of self-exploration involves activities and practices that help you gain insight into the above areas. It's not something you do once and finish. It's an ongoing journey of learning about yourself. सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है, उसके अंदर एक ऐसी एक्टिविटीज और ऐसे प्रैक्टिसेस आते हैं जिनसे आप थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं एंड आपको फील होता रहता है कि आपके जो भी आप एरियाज में आप प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन ऐसा नहीं है कि आपने एक बार किया और खत्म कर दिया, नहीं। ये एक ऑनगोइंग जर्नी है सीखने की अपने खुद के बारे में, कि आप अपने खुद के बारे में सीखते हैं कि आज हमारे अंदर कौन सी वैल्यूज है, कल हमारे अंदर कौन सी नहीं थी, कल हमारे अंदर कौन सी आ गई। ये है आपकी ऑनगोइंग जर्नी, राइट। अब आपके कुछ मेथड्स और स्टेप्स क्या क्या है सेल्फ एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस में, हम वो देखेंगे। सबसे पहला आता है सेल्फ रिफ्लेक्शन। स्पेंड टाइम थिंकिंग अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर्स एंड फीलिंग्स। अब क्या करना है, आपको कुछ टाइम स्पेंड करना है खुद के एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचने में, बिहेवियर्स में, आपकी क्या बिहेवियर्स हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं। जर्नलिंग और मेडिटेटिंग कैन हेल्प विद दिस। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, खुद का जर्नलिंग कर रहे हैं, तो इससे आपको हेल्प मिलती है। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, एट द एंड ऑफ डे अगर आपका पूरा दिन खत्म होता है एंड देन आप उसके बारे में सोचते हैं कि आपने आज कौन कौन से मूवमेंट्स किए, क्यों किए, या फिर ऐसे कौन कौन से मोमेंट्स हैं या जिससे आपको प्राउड फील हुआ, क्यों हुआ। खुद के बारे में सोचना, आस्क क्वेश्चंस, खुद से कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस करना, मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछना, जैसे कि मेरे को ऐसा क्यों लगता है, व्हाई डू आई फील दिस वे, और व्हाट डू आई रियली वांट। तो इससे क्या होता है, आपको कुछ अपने ही क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं, आपको क्लियरिटी आती है आपकी लाइफ में, आप खुद को सेल्फ ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए अगर आपको किसी भी आप कोई भी किसी के साथ कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, देन आपको उसमें गुस्सा आ गया, तो देन आपको बाद में वो चीज बैठ के सोचनी चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली मेड मी फील एंग्री, राइट। मुझे क्यों बुरा हुआ, मुझे क्यों बुरा लगा, उसके वर्ड्स की वजह से मेरे को गुस्सा आया, या उसकी टोन की वजह से गुस्सा आया, या फिर कोई और रीजन था, राइट। ये आपके लिए ही अच्छा होता है। देन आता है गेट फीडबैक। अगर आप समटाइम्स ऐसा होता है कि आप खुद नहीं कर पाते हो और आपके दूसरा अगर आपको कोई बताता है तो आपको उससे ज्यादा अच्छे से पता चलता है, कि क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आपकी खुद नोटिस नहीं कर पाते हो कि आपने क्या गलत किया है, क्या सही किया। तो आपको फीडबैक लेना चाहिए किसी भी अपने ट्रस्टेड फ्रेंड से, जिसपे आप ट्रस्ट करते हो कि वो आपको सही फीडबैक देगा, उससे आपको फीडबैक लेना चाहिए। आपको अपने फ्रेंड से पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या लगता है, मेरी क्या गलती है, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं। इससे आप खुद को ज्यादा अच्छे से पहचान पाते हो। देन आता है ट्राई न्यू एक्सपीरियंसेस, राइट। एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट एक्टिविटीज और चैलेंजेस कैन हेल्प यू डिस्कवर न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ योरसेल्फ। एग्जांपल के लिए क्या होगा, अगर आप खुद को, इफ यू ट्राई वॉलंटियरिंग एट एन एनिमल शेल्टर एंड फाइंड जॉय इन इट, यू माइट लर्न दैट हेल्पिंग एनिमल्स मेक्स यू हैप्पी। आपको नए नए एक्सपीरियंसेस ट्राई करने चाहिए, जिससे आपको पता चल सके कि आपको किस चीज से खुशी मिलती है, किस चीज से दुख होता है, ये सब, राइट। अब ये क्यों जरूरी है, वाई इज इट इम्पोर्टेंट, अभी जरूरी क्यों है, जिससे कि आप बेटर डिसीजन मेकिंग कर सको। हमेशा जब आप खुद को अच्छे से जानोगे तो आप अच्छे डिसीजंस ले पाओगे। इम्प्रूव रिलेशनशिप्स, आप अपनी फीलिंग्स अच्छे से, अपने बिहेवियर अच्छे से जान पाओगे, तो आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट अच्छे से कर पाओगे एंड आपके हेल्थियर रिलेशनशिप्स फॉर्म होंगे। देन आता है पर्सनल ग्रोथ। आपको क्या करना चाहिए, जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन है वो खुद को ग्रो करने में और इवॉल्व करने में हेल्प करती है, जिससे आपका क्या होता है, आप खुद के, आपके अंदर किस किस चीज का पोटेंशियल है, आप
समझ पाते हो। देन आता है इनर पीस, एंड जब आपको क्लैरिटी आ जाती है कि आप खुद को कि हाँ मेरी क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेसेस है, जब आपको पता चल जाती हैं, तो उससे क्या होता है, जब आप खुद को जान जाते हो अच्छे से, तो आपका इनर पीस होता है, आप अंदर से शांत रहते हैं, आपको अच्छा फील होता है, राइट। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग हु यू आर, what you value and what makes you happy or stressed, right? So अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इट इज नेचुरल एक्सेप्टेंस। अब एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, नेचुरल एक्सेप्टेंस मीन्स नेचुरली कुछ किसी चीज को एक्सेप्ट करना, राइट। Natural acceptance is a mechanism of self exploration and self exploration is a method to explore yourself, right? Self exploration क्या है, एक तरीका जिससे आप खुद को पहचान पाते हैं। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या हुआ, सेल्फ एक्सप्लोरेशन का ही एक मैकेनिज्म है। नेचुरल एक्सेप्टेंस हमें क्या इंप्लाई करता है, अनकंडीशनल एंड टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ द सेल्फ, people and environment. It also refers to the absence of any exception from others. In other words, natural acceptance is a way to accept the good things naturally. Natural acceptance एक तरीका है जिससे आप कोई भी चीजें एक्सेप्ट कर सकते हो नेचुरली, कि कैसे आपकी वो चीज ठीक है, गलत है, जो भी है आप नेचुरली एक्सेप्ट कर लेते हो। It is about listening to your inner voice and figuring out what feels naturally right or wrong to you. ये आपकी एक नेचुरल एक्सेप्टेंस बेसिकली क्या है, आपकी जो इनर वॉइस है उसको सुनना एंड देन फिगर आउट करना कि क्या गलत है क्या सही है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, खुद से पूछना कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये ठीक है, बल्कि दूसरों के ओपिनियंस पे नहीं, दूसरों के ओपिनियंस पे हम नहीं रिलाई करते हैं। नेचुरल एक्सेप्टेंस आप अपने अंदर की इनर वॉइस को सुनते हो कि जो मुझे लग रहा है सही है वो सही है, और जो मुझे लग रहा है वो गलत है। अब इसका एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इमेजिन यू आर डिसाइडिंग वेदर टू हेल्प अ फ्रेंड विद अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। डीप डाउन यू माइट फील नेचुरली इंक्लाइंड टू हेल्प बिकॉज यू नो इट्स राइट थिंग टू डू। You feel a sense of inner peace when you think about being helpful. That's natural acceptance. Your inner feeling that helping others is good regardless of whether someone else tells you to do it or not. अब नेचुरल एक्सेप्टेंस का एक एग्जाम्पल होता है, जैसे कि अगर किसी को हेल्प चाहिए, देन अगर अंदर से आपको फील हो रहा है कि हाँ मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो इट इज योर इनर वॉइस, राइट। अगर आप उसको ये लगता है कि अगर मैं इसकी हेल्प करूंगा और मुझे अच्छा लगेगा, तो ये आपकी क्या है, ये आपका एक नेचुरल एक्सेप्टेंस है। आपको नेचुरली एक्सेप्ट कर रहे हो, आप अपने अंदर के बारे में सोच रहे हो, अपनी इनर फीलिंग्स के बारे में सोच रहे हो कि दूसरों के लिए हेल्प करना इज गुड। अब बेसिक इन स्पाइट ऑफ ये सोच के कि उसका क्या रिजल्ट होगा, वो ठीक होगा नहीं होगा, ये नहीं सोच रहे हो, बस आपको क्या लग रहा है कि मुझे अच्छा लगेगा तो अभी के लिए वो करना, इट इज नेचुरली एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन। नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन, जिसमें क्या कहता है, इट मींस टेस्टिंग थिंग्स थ्रू योर ओन एक्सपीरियंस। अब आपने नेचुरल एक्सेप्टेंस में इनर वॉइस पे सुना, बट एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन क्या कहता है, आपको चीजें टेस्ट करनी है कैसे, खुद के एक्सपीरियंसेस से। इट्स अबाउट एक्टिंग ऑन व्हाट फील्स राइट, योर नेचुरल एक्सेप्टेंस, एंड देन सीइंग इफ योर एक्सपीरियंसेस कंफर्म दैट इट्स ट्रूली राइट फॉर यू। अब क्या हुआ, आपने देखा कि किसी को हेल्प चाहिए, देन आपने सोचा कि हेल्पिंग इज गुड, मुझे उसको हेल्प करके खुशी मिलेगी, मुझे ये ठीक लगता है कि मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये क्या था, नेचुरल एक्सेप्टेंस। अब जब आप उसकी हेल्प करते हो और हेल्प करके आपको कंफर्म हो जाता है कि हाँ वो ठीक ही था, अच्छा था, मुझे अच्छा लगा करके, देन इट इज एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन। मतलब आपके खुद के एक्सपीरियंस से कंफर्म करना कि जो भी आपकी नेचुरल एक्सेप्टेंस थी वो ठीक थी या नहीं। तो ये क्या हुआ, इट इज अ प्रोसेस दैट इन्फ्यूजेस डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस विद द लर्निंग एनवायरनमेंट एंड कंटेंट। आप खुद के एक्सपीरियंसेस से सीखते हो, राइट। सो अब जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, तो हम ऊपर का ही एग्जांपल कंटिन्यू अगर करेंगे, यू डिसाइड टू हेल्प योर फ्रेंड बेस्ड ऑन योर नेचुरल एक्सेप्टेंस दैट हेल्पिंग इज गुड, राइट। आफ्टर हेल्पिंग यू फील हैप्पी एंड योर फ्रेंड इज ग्रेटफुल, राइट। दिस एक्सपीरियंस वैलिडेट्स दैट योर इनर फीलिंग वाज करेक्ट। आपने टेस्ट करा उसको एंड इट वर्कड आउट वेल। So if the experience didn't feel right, maybe it led to stress or issues, you would rethink your decision for a future situation. अगर आपके एक्सपीरियंस से लगता है कि ये चीज ठीक नहीं थी, जो आपकी नेचुरल एक्सेप्टेंस थी वो गलत थी, तो आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम के लिए, आप नेक्स्ट फर्दर कोई भी फ्यूचर सिचुएशंस होंगे, आप उनके लिए रीथिंक कर सकते हो, राइट। सो ये था आपका एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन। अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस। कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस क्या होता है, हैप्पीनेस इज खुशी। Happiness is a feeling of joy, contentment, or satisfaction.
Continuous happiness means being happy not just in a while but consistently over time. Continuous happiness का मतलब क्या हुआ? Happiness is खुशी and continuous is लगातार, मतलब आप कंसिस्टेंटली खुश हो. इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी खुश हो बाद में दुख हो, नहीं, वो आपकी कंटिन्यूस हैप्पीनेस नहीं होगी. कंटिन्यूस हैप्पीनेस ये होगी कि आप कंसिस्टेंटली टाइम के साथ आप खुश हो. इट्स अबाउट कि आपको अंदर से अच्छा लग रहा है, नो मैटर कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट लेकिन आपको अंदर से खुद से अच्छा लग रहा है कि हाँ ये अच्छा है. तो अब कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ये है दो. बाय बीइंग पीस एट योरसेल्फ, बाय बीइंग एट पीस विद योरसेल्फ. मतलब जब भी आप के जो थॉट्स है, एक्शंस है, डिजायर्स है, वो हार्मनी में होते हैं, बहुत अच्छे से जा रहे हैं, बहुत अच्छे से सोच रहे हो आप, सब चीज अच्छा जा रही है, तो वो क्या हो गया? बाय बीइंग एट पीस विद योरसेल्फ. इफ यू वांट समथिंग दैट अलाइंस विद योर वैल्यूज एंड बिलीव्स, यू आर मोर लाइकली टू बी हैप्पी, राइट? देन आता है बाय हैविंग गुड रिलेशनशिप्स. अगर आपके हेल्दी, रिस्पेक्टफुल या फिर लविंग रिलेशनशिप्स आपकी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, एंड आप जिससे आपको क्या हो रहा है? आपकी हैप्पीनेस लास्ट कर रही है लंबे टाइम के लिए, तो इससे आपको क्या मिलेगी? कंटिन्यूस हैप्पीनेस. एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, अगर आप किसी फ्रेंड को ट्रस्ट करते हो, आपको आपका एक फ्रेंड है और आप उस पर बहुत ट्रस्ट करते हो, सो आपके अंदर एक फीलिंग है म्यूचुअल हार्मनी की, जो उनके इंटरेक्शन आप उनसे करते हो, जब आप उनके आसपास रहते हो, तो उससे आपको फील होती रहती है कंटिन्यूअसली. तो ये क्या है? एक कंटिन्यूअस हैप्पीनेस है, जहाँ पे आपको हार्मनी हर तरफ फील होती है, राइट? सब आता है. अब नेक्स्ट आता है प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी मीन्स हैविंग enough resources like money, food, shelter and other things you need. Prosperity is the materialistic things. आपके पास enough resources हैं, तो आपकी क्या है? enough resources होने की वजह से prosperity क्या हो गया? आपके पास कितने resources हैं, आपके पास कितनी materialistic things हैं, राइट? मनी है, फूड है, शेल्टर है, और चीजें कितनी क्या क्या है आपको जो चाहिए एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए. इट्स नॉट अबाउट कि आपको अंदर से खुश है या नहीं हो रहा है, ये क्या है कि आपको क्या क्या आपके पास मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, उनसे आपको खुशी मिल रही है. प्रॉस्पेरिटी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास चीजें हैं तो आपको और चाहिए. प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग एक ऐसी फीलिंग होती है जब आपको फील होता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, एंड देन आपके पास और कुछ चाहने की इच्छा नहीं होती है, राइट? तो ये होती है आपकी प्रॉस्पेरिटी. अब हम प्रॉस्पेरिटी कैसे अचीव करते हैं? बाय फुलफिलिंग योर नीड्स. आपकी जो भी जरूरतें हैं आप उनको फुलफिल करके आप देन उसको पूरी कर सकते हैं. जैसे कि हैविंग इनफ टू मीट योर बेसिक नीड्स, जैसे कि आपको पहनने के लिए कपड़े, शेल्टर, फूड, घूमना, इधर एंजॉय करना, ये सब क्या है? आपकी प्रॉस्पेरस. By sharing with others, true prosperity also involves being generous and contributing to the well-being of others. When you feel secure, you can share and help others without feeling like you are losing something. Right? ये आपकी prosperity achieve होगी. नेक्स्ट आता है इट इज क्लियर दैट प्रॉस्पेरिटी इज लिंक्ड टू मटेरियल पोजेशंस और फिजिकल फैसिलिटीज. मतलब जितनी भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं उनसे कोरिलेट करती है प्रॉस्पेरिटी, राइट? वंस वी हैव एनफ ऑफ दीज फिजिकल फैसिलिटीज वी फील प्रॉस्पेरस. जब हमारे पास बहुत सारी फिजिकल फैसिलिटीज, बहुत सारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हो जाती हैं, देन हमें प्रॉस्पेरस फील होता है, राइट? हमें लगता है कि हाँ प्रॉस्पेरस हैं हम, हमारे पास बहुत कुछ है, अब हमें और नहीं चाहिए. ये है प्रॉस्पेरिटी. सो प्रॉस्पेरिटी क्या हो गया? इट इज द फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन इनफ फिजिकल फैसिलिटीज. ये थी आपकी प्रॉस्पेरिटी. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. इट इज बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस. बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस इज क्या क्या होती हैं हमारी, अब हम वो देखेंगे. इसमें आता है हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड इट्स कॉन्टिन्यूटी. तो अब बेसिकली ह्यूमंस को क्या क्या किस चीज की एस्पिरेशन होती हैं वो देखेंगे. पहला आता है एवरी ह्यूमन बीइंग एस्पायर्स टू बी हैप्पी. सब चाहते हैं खुश रहना, हम सब चाहते हैं अच्छा फील करना, नॉट जस्ट इन फ्लीटिंग मोमेंट्स बट कंसिस्टेंटली. ऐसे नहीं कुछ पीक मोमेंट्स है हमें उन पर अच्छा लग रहा है, हम चाहते हैं कंसिस्टेंटली खुश रहना. ऑल हिज एफर्ट्स आर टुवर्ड दिस एंड. जितने भी एफर्ट्स कर रहे हैं हम, जितना भी काम कर रहे हैं, हमारा एंड मोटिव क्या होता है? खुश रहना. द आउटकम फ्रॉम हिज एफर्ट्स डिपेंड ऑन द फोकस ऑफ द एफर्ट, स्पेसिफिकली ऑन हिज नोशंस अबाउट हैप्पीनेस, right? When these notions are right, the outcome is mutual happiness. When the notions are wrong, the outcome is unhappiness, right? जब भी आपने कोई भी आप हैप्पीनेस के टुवर्ड्स कोई भी नोशंस क्रिएट करते हो, देन अगर आपके वो नोशंस ठीक हैं तो आप म्यूचुअली हैप्पी हो, अगर आपके वो नोशंस गलत हैं देन अनहैप्पी हो आप, राइट? तो ऑन क्लोजर ऑब्जर्वेशन वी कैन सी दैट एवरी ह्यूमन बीइंग एस्पायर्स फॉर अ वे ऑफ लाइफ व्हिच इंश्योर्स हैप्पीनेस फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स लिविंग इन हार्मनी विद नेचर.
नेक्स्ट आता है, वी ऑल वांट टू फील सिक्योर एंड हैविंग इनफ रिसोर्सेज टू लिव अ गुड लाइफ विदाउट कांस्टेंट स्ट्रेस अबाउट मनी और सर्वाइवल. बिना मनी और सर्वाइवल के हम कंसिस्टेंटली, हमें क्या है, एक कांस्टेंट स्ट्रेस है मनी का, सर्वाइवल का. तो हम उस चीज के लिए सिक्योर फील करना चाहते हैं, और हम सिक्योर फील कैसे करेंगे, जब हमारे पास इनफ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज होंगे. नेचुरल रिसोर्सेज कह लो, फिजिकल फैसिलिटीज कह लो, ये सब जब हमारे पास इनफ होगा, राइट. अब हम देखेंगे कि हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी दोनों एक साथ कैसे वर्क करते हैं. हमने हैप्पीनेस पढ़ लिया, प्रॉस्पेरिटी पढ़ लिया क्या होता है. अब दोनों कैसे आपस में एक साथ कोरिलेट करते हैं, कैसे एक साथ वर्क टुगेदर करते हैं, वो देखेंगे. Happiness comes from within. It's about being satisfied with who you are, what you do, and the relationships you have. Happiness का मतलब क्या हुआ, जो हमें अंदर से फील होती है. जैसे कि हम जो हैं, जिस पोजीशन पे हम खुश हैं, हम क्या करते हैं, हम उस चीज से खुश हैं, जो हमारे रिलेशनशिप है हम उन चीज से खुश हैं, तो इट इज हैप्पीनेस. देन प्रॉस्पेरिटी कम्स फ्रॉम आउटसाइड. प्रॉस्पेरिटी क्या होती है, प्रॉस्पेरिटी हमारे पास, प्रॉस्पेरिटी इज द फीलिंग ऑफ, एक फीलिंग है कि आपके पास कितने सारे मटेरियल रिसोर्सेज है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, जिनसे आप कंफर्टेबली लाइफ को रह सकते हो. बट टू अचीव कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी दे मस्ट गो हैंड इन हैंड, राइट. अगर हमें दोनों चाहिए, हमें कंटिन्यूअस हैप्पीनेस भी चाहिए और प्रॉस्पेरिटी भी चाहिए, तो हैंड इन हैंड वर्क करते हैं. कैसे? हैविंग ऑल द मनी इन द वर्ल्ड वोंट ब्रिंग हैप्पीनेस, राइट. अगर हमारे पास सारा दुनिया का पैसा होगा तो उससे खुशी नहीं आती है. इफ यू आर नॉट एट पीस विद योरसेल्फ, अगर आप खुद से ही खुश नहीं हो, राइट, अगर आपके अंदर खुद ही शांति नहीं है, तो अगर आपके पास दुनिया का सारा पैसा होगा तब भी आपको उससे खुशी नहीं मिलेगी. सिमिलरली, अगर आप हैप्पी हो और आपके पास बेसिक नेसेसिटीज हैं, लाइक आपके पास फूड है, शेल्टर है और क्लोथिंग है, घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए कुछ मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, एंड आप अंदर से भी पीसफुल हो, पीस में हो, तो आपको क्या होगा, कंटिन्यूअसली एक पीसफुल हैप्पी फील होगा, जिससे थोड़ी सी लाइफ डिफिकल्ट तो होगी क्योंकि आपके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, पर लेकिन आपको हैप्पीनेस भी रहेगी. कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी आर द बेसिक थिंग्स एवरी ह्यूमन एस्पायर्स टू हैव. हर ह्यूमन बीइंग्स की एक इच्छा होती है कि हमारे पास कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी दोनों हो. Happiness comes from being at peace with yourself and having good relationships, while prosperity comes from having enough material resources to live securely. Together, they create a balanced and fulfilling life. आपकी एक balanced और fulfilling life create करते हैं happiness और prosperity दोनों एक साथ मिलकर, right? इतना समझा? Then आता है right understanding. Right understanding, as the name suggests, ठीक समझना, सही समझना. राइट अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी एबिलिटी जिससे आप क्लियरली देख सको कोई भी चीजें सही है या गलत, ट्रू है या फॉल्स, गुड है या बैड, राइट है या रॉन्ग. मतलब राइट अंडरस्टैंडिंग इज द एबिलिटी टू सी थिंग्स क्लियरली एंड टू नो व्हाट इज ट्रू और फॉल्स, गुड और बैड, और राइट और रॉन्ग. ये एक ऐसी हमारे पास मतलब एक राइट अंडरस्टैंडिंग से क्या होता है, यू गॉट द करेक्ट नॉलेज और आप वर्ल्ड के लिए अवेयरनेस आती है, पीपल के सिचुएशंस के लिए अकॉर्डिंगली. व्हेन जब आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग होती है तो आपकी क्या होती है, बेटर डिसीजंस आप बना पाते हो, एक पीसफुल और फुलफिलिंग लाइफ आप लिव कर पाते हो. Right understanding helps us to decide how we work for physical facilities and maintain feelings of different relationships with others. It is one of the major tools for fulfillment of our aspiration. राइट अंडरस्टैंडिंग से क्या होता है, आप डिसाइड कर पाते हो कि आप क्या चीज आपके लिए सही है, क्या चीज आपके लिए गलत है, क्या चीज की आपको जरूरत है, क्या चीज की आपको जरूरत नहीं है. राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ इज अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग ऑल दैट आई लिव विद द एंटायर एग्जिस्टेंस, and understanding my role with respect to all that I live with, that is myself, my family, society, ये सब. अब हमें right understanding important ही क्यों है? It helps you make better decisions. इससे decisions आप अच्छे ले सकते हो. Peace, it leads to peace and happiness. It helps you treat others with kindness and respect. It helps you avoid unnecessary conflicts and misunderstandings. In short, मतलब अगर हम देखें तो right understanding क्या होती है, किसी भी चीजों को ठीक से समझना और wisely act करना, right? ये है right understanding, खुद में होना. Then ये relationships human beings के साथ क्या है, physical facilities for the rest of the nature, ये है. Then ये क्या है, हमारा एक diagram for human being, physical facility, fulfillment and relationship, right? और as well as right understanding क्यों जरूरी होती है. अब नेक्स्ट आता है तो देखेंगे, टू लिव अ हैप्पी एंड फुलफिल्ड लाइफ एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स टू मेन थिंग्स. सबसे पहले दो चीजें चाहिए होती हैं, क्या? गुड रिलेशनशिप्स होने चाहिए आपके साथ, आपके, एंड फिजिकल फैसिलिटी जैसे कि फूड, शेल्टर,
क्लोथिंग, ये सब. These are essential for fulfilling our aspirations, but it's important to understand their correct priority. अब ये सब जरूरी तो है एक बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए, पर लेकिन इनकी करेक्ट प्रायोरिटी क्या होती है ये देखेंगे. अब आता है रिलेशनशिप्स एंड फिजिकल फैसिलिटीज. सबसे पहले रिलेशनशिप क्या होता है, आपके सोशल कनेक्शंस क्या है, आपकी फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, कोवर्कर के साथ, ये है आपका रिलेशनशिप. फिजिकल फैसिलिटीज क्या है, जो भी चीज हमें अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जीने के लिए चाहिए, जैसे कि हमारा फूड, होम, क्लोथ्स, ट्रांसपोर्ट, मनी, ये सब होते हैं फिजिकल फैसिलिटीज. अब इनकी करेक्ट प्रायोरिटी क्या है, रिलेशनशिप आना चाहिए सबसे पहले. क्यों? क्योंकि इससे हमें इमोशनल फुलफिलमेंट मिलता है एंड कंटिन्यूस हैप्पीनेस मिलती है, राइट. फिजिकल फैसिलिटी सेकंड पे आना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो हमारे बेसिक लिविंग के लिए जरूरी है, पर लेकिन उससे हमें एकदम इनर हैप्पीनेस नहीं मिलती है खुद से. हमें क्या होता है, उससे प्रॉस्पेरस फील होता है, राइट. ये और प्रॉस्पेरिटी एंड कंटिन्यूस हैप्पीनेस में क्या डिफरेंस है, ये मैं ऊपर बता चुकी हूँ, राइट. ये क्या है, आपकी राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी क्या रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटीज के लिए आपको राइट अंडरस्टैंडिंग कैसे होनी चाहिए, ये इसने आपको डिस्क्राइब किया. राइट अंडरस्टैंडिंग प्लस रिलेशनशिप गिव्स यू म्यूचुअल हैप्पीनेस. राइट अंडरस्टैंडिंग प्लस फिजिकल फैसिलिटी गिव्स यू म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, राइट. अब आता है व्हाट इज हैप्पीनेस. हैप्पीनेस क्या होती है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी ऊपर डिस्क्राइब कर चुकी हूँ. कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस. हैप्पीनेस क्या होती है, एक आपकी फीलिंग होती है ऑफ जॉय, पीस एंड कंटेंटमेंट, जिससे आपको खुद से अंदर से खुशी होती है. आप इससे आपको एक फीलिंग आती है कि आप खुद अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो, आपके गुड रिलेशनशिप से. ये है आपकी हैप्पीनेस. अब करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैप्पीनेस क्या है, ट्रू हैप्पीनेस अंदर से आती है, इनर पीस से. जैसे कि आपके अगर अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, आप अच्छी चीजें कर रहे हो, आपके अंदर वैल्यूज बहुत हैं, तो इससे आपको खुद के बारे में अच्छा फील होता है. यह है आपकी हैप्पीनेस. नेक्स्ट आता है प्रॉस्पेरिटी. ये मैंने बता दिया प्रॉस्पेरिटी क्या होता है. प्रॉस्पेरिटी इज हैविंग इनफ मटेरियल रिसोर्सेज, राइट. प्रॉस्पेरिटी इज हैविंग इनफ मटेरियल रिसोर्सेज, जैसे कि आपके पास फूड है, शेल्टर है, क्लोथ्स है, इनफ है आपके पास. तो ये एक ऐसी फीलिंग्स है जिससे आपको और तो नहीं चाहिए, और चाहने की इच्छा नहीं होती है, बट इवन जो आपके पास है आप उससे सेटिस्फाई रहते हैं. तो ये क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी, राइट. प्रॉस्पेरिटी क्यों चाहिए, प्रॉस्पेरिटी, ट्रू प्रॉस्पेरिटी इज अबाउट हैविंग इनफ टू मीट योर नीड्स. आपकी नीड्स पूरी करने के लिए आपके पास सब कुछ है. देन आता है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द करंट सिनेरियो. तो क्रिटिकल अप्रेजल क्या है, अभी की करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, तो देखते हैं. आज के टाइम में क्या हो रहा है, मोस्टली अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे लोग एक कॉन्स्टेंटली एक साइकिल में है कि वो सब क्या कर रहे हैं, पैसा चाहिए, मटेरियलिस्टिक थिंग्स चाहिए, सब मनी के पीछे चेज कर रहे हैं, मनी को, मनी के पीछे दौड़ रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए, पैसा चाहिए. तो इससे क्या हो रहा है, इससे उनको लग रहा है कि वो खुश भी है एंड प्रॉस्पेरस फील कर रहे हैं. बट लेकिन इससे अगर हम मेन देखें तो बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस, डिससैटिस्फैक्शन होता है. ये एक मेजर रीजन बनता है रिलेशनशिप्स, ब्रोकन रिलेशनशिप्स का. जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप कॉन्स्टेंटली मनी को चेज करेंगे एंड आपके पास मनी नहीं आएगा, आपको स्ट्रेस रहेगा कि मनी कैसे करना है. आप खुद से डिससैटिस्फैक्शन रहेगा, आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे कि मैं लाइफ में कुछ ठीक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ. एंड इससे अगर आपका को खुद से ही आप सेटिस्फाई नहीं होगे तो आपके अंदर एक इरिटेशन रहेगी, आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, जिससे कि क्या होगा, रिलेशनशिप में भी अच्छा नहीं होगा. एंड देन इट विल बिकम अ मेजर रीजन फॉर द ब्रोकन रिलेशनशिप, राइट. अब हो क्या रहा है, किस वजह से हो रहा है, आज के टाइम में जो लोग हैं वो सिर्फ मटेरियलिज्म पे फोकस कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें क्या हो रहा है, टेम्पररी प्लेजर तो मिल रहा है, अभी टेम्पररी कुछ टाइम के लिए तो वो खुश हो पा रहे हैं, पर लेकिन ये जो प्लेजर है ये सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर है कि हमने नए कपड़े खरीद लिए, हम इधर घूमने चले गए, हम उधर घूमने चले गए. इट इज शॉर्ट टर्म प्लेजर. आप इनर हैप्पीनेस नहीं आ पा रही है, आप अंदर से खुश नहीं है. ये है आज के करंट सिनेरियो का एक आपका क्रिटिकल अप्रेजल है आज के करंट सिनेरियो का कि आज के टाइम में क्या चल रहा है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. ये आपका एक करंट सिनेरियो के ऊपर ही एक आपका ये फ्लो चार्ट है जिससे आप समझ सकते हैं. देन आता है मेथड्स टू फिल द अबव ह्यूमन एस्पिरेशंस. अब क्या ह्यूमन एस्पिरेशंस है ये हम देखेंगे कि ह्यूमन एस्पिरेशंस तो हमने ऊपर पढ़ी क्या क्या है, बट अब उनको फिलफिल करने के लिए क्या क्या मेथड्स है हम वो देखेंगे. To live a happy and prosperous life, we need to fulfill our human aspirations by living in harmony at different levels. इसका मतलब क्या हुआ? This means creating balance and peace within ourselves, in our relationship with others and with the world around us. Let's break this down step by step.
राइट। अब खुद की एक हैप्पी और प्रॉस्पेरस लाइफ जीने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने ह्यूमन एस्पिरेशन जितने भी हैं उनको क्या करना होता है, फुलफिल करने के लिए हमें हार्मनी में रहना होता है अलग अलग लेवल्स पे। इससे क्या होता है, एक हमारी बैलेंस और पीसफुल लाइफ क्रिएट रहती है, जिससे हमारे रिलेशनशिप्स भी अच्छे रहते हैं हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटीज के साथ। तो क्या क्या कौन कौन से कितने लेवल्स होते हैं ये देख लेते हैं। देयर आर 5 लेवल्स ऑफ लिविंग। पहला, लिविंग इन हार्मनी विद माई सेल्फ, मतलब इंडिविजुअल। लिविंग इन हार्मनी विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, मतलब रिलेशनशिप लेवल। लिविंग इन हार्मनी विद सोसाइटी, सोसाइटल लेवल। लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, नेचुरल लेवल। लिविंग इन हार्मनी विद एंटायर एग्जिस्टेंस, यूनिवर्सल लेवल। अब इसमें क्या क्या होता है, पहला आता है लिविंग इन हार्मनी विद योरसेल्फ, इंडिविजुअल लेवल। इसमें इस पार्ट में क्या आता है कि आप खुद से खुश हैं, आप खुद से पीसफुली हैं, आप पीसफुली अपने थॉट से खुश हैं कि मेरे जितने थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, एक्शंस हैं वो ठीक है, मुझे उनसे मैं सेटिस्फाई हूँ। जब आपके पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपको क्या चीज से आप खुशी मिलती है, तो आप यू कैन लिव इन हार्मनी विद योरसेल्फ। कैसे आ सकती है, सेल्फ रिफ्लेक्शन से और बैलेंस से। आप अपने थॉट्स को, वर्ड्स को, एक्शंस को, सबको बैलेंस करके चलेंगे तो देन यू कैन लिव इन हार्मनी विद योरसेल्फ। देन आता है लिविंग इन हार्मनी विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। उसमें क्या होता है, आपके अच्छे रिलेशनशिप्स होना, कि आपके पास जो आसपास के लोग हैं आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स जो हैं आपके, अगर आपके उनके साथ रिलेशनशिप्स अच्छे हैं देन इट इज द मेन की टू द हैप्पीनेस। आप खुश रहेंगे, इट इज कंटिन्यूस हैप्पीनेस, आप अंदर से खुश रहेंगे, इट इज इनर पीस। तो इससे क्या होता है, अंडरस्टैंड कर पाते हैं आप अच्छे से, ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। कैसे अचीव कर सकते हैं हम इसको, गुड कम्युनिकेशन से, आप अच्छे से बात करेंगे उससे कर सकते हैं। देन एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट, आप रिस्पेक्ट और एम्पैथी भी शो कर सकते हैं। देन आता है लिविंग इन हार्मनी विद सोसाइटी एट सोसाइटल लेवल, मतलब अगर जैसे आप देखते हैं आज के टाइम में हम एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का पार्ट हैं, तो हमें सोसाइटी में रहने के लिए हमें सोसाइटी के जितने भी डिसीजंस हैं उनके साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। जितने भी सोसाइटी में डिसीजंस हैं ऐसे हम उनको अचीव कर सकते हैं रिस्पॉन्सिबल होके एंड दूसरों की हेल्प कर सकते करके, राइट। देन आता है लिविंग इन हार्मनी विद नेचुरल लेवल। उसमें क्या होता है, आज के टाइम में क्या, इट इज वेरी कॉमन, इट इज वेरी ऑब्वियस, राइट, कि हम हर चीज के लिए नेचर पे डिपेंड करते हैं। वेदर इट इज फूड, एयर, वाटर, हम हर चीज के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर पे। तो हमें नेचर को भी साथ लेके चलना है कि कहीं ऐसा ना हो अपनी चीज को हम इतने सेल्फिश ना हो जाए कि अपनी नीड को पूरी करने के लिए हम नेचर को ही पीछे छोड़ दें, राइट। तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली यूज करने चाहिए। सस्टेनेबल लिविंग हमें अचीव इसको अचीव करने के लिए हमें सस्टेनेबल रहना चाहिए, जिससे कि हम वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें ऐसे यूज करें कि हम उनको वेस्ट ना करें, राइट। हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ट्रीज प्लांट करो, पॉल्यूशन रिड्यूस करना है, ये सब, राइट। देन आता है लिविंग इन हार्मनी विद द एंटायर एग्जिस्टेंस, मतलब यूनिवर्सल लेवल। अब ये क्या आया, दिस इज द ब्रॉडेस्ट लेवल, सबसे बड़ा लेवल पूरे उसमें देखे तो ये है यूनिवर्सल लेवल। कि इस यहाँ पे क्या होता है, जहां आप समझ पाते हो कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं, क्या क्या एनिमल्स हो गए, ह्यूमन हो गए, नेचर हो गया, ये आपस में सब इंटरकनेक्टेड है। जब आपको ये समझ आ जाता है कि ये सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है, अगर ह्यूमंस हैं तो ही एनिमल्स हैं, एनिमल्स हैं तो ही ह्यूमंस हैं, तभी नेचर है, नेचर है तभी ह्यूमंस हैं। जब आपको पता लगता है कि ये आपस में इंटरकनेक्टेड है तो आपके अंदर एक फीलिंग आती है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है पूरे वर्ल्ड को लेकर। अब ये आप कैसे अचीव कर सकते हो, बाय यूनिवर्सल केयर। खुद सिर्फ खुद के लिए ना सोच के पूरे वर्ल्ड के बारे में, पूरे नेचर के बारे में, पूरे एग्जिस्टेंस के बारे में सोचना। ऐसी चॉइसेस बनाना जिससे कि आप पूरे वर्ल्ड को उसको आप बेनिफिट कर पा रहे हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हो गया, अगर आप इको फ्रेंडली चीजें यूज कर रहे हो, राइट, तो ये क्या कर रहे हो, आप पूरी यूनिवर्स के केयर कर रहे हो। तो लिविंग इन हार्मनी एट दीज लेवल्स लीड टू अ बैलेंस, पीसफुल एंड फुलफिल्ड लाइफ। आप इससे क्या कर पाते हो, एक बैलेंस, पीसफुल और एक फुलफिल लाइफ अच्छे से जी पाते हो अपनी लाइफ इन अलग अलग 5 लेवल्स पे रह के। सो दिस वाज योर लास्ट टॉपिक, राइट। ये आपका लास्ट टॉपिक था। तो इस लास्ट टॉपिक से हमने पूरी वीडियो में जितने भी टॉपिक्स थे हमने सारे कवर कर लिए। होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू, गुड बाय।